हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोकल गवर्नमेंट के एवोल्यूशन को डिटेल में समझेंगे। कैसे पंचायती राज का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, गांधीयन इन्फ्लुएंस क्या था और कौन से इम्पोर्टेंट कमिटीज ने इस सिस्टम को शेप दिया। साथ ही हम 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के प्रोविजंस, ग्राम सभा के रोल्स, रिजर्वेशन पॉलिसीज और नगर पालिका के बारे में भी जानेंगे। ये टॉपिक एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और भारत के लोकल गवर्नेंस के सफर को आसानी से समझते हैं। एवोल्यूशन ऑफ लोकल गवर्नेंस। सबसे पहले बात करते हैं कि लोकल गवर्नेंस की एवोल्यूशन कैसे हुई। अगर हम पंचायती राज को ट्रेस करें तो इसका जिक्र आर्टिकल 40 में मिलता है, जिसमें स्टेट को एक मैंडेट दिया गया है, एक डायरेक्शन दिया गया है कि पंचायत और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जाएं। गांधीयन इन्फ्लुएंस एंड डीपीएसपी। अगर हम इसे आइडियोलॉजी से देखें तो ये एक गांधीयन फीचर है जो डीपीएसपी का पार्ट है। गांधी जी चाहते थे कि लोकल गवर्नेंस ग्रास रूट्स लेवल पर फ्लरिश करे, इसी वजह से आर्टिकल 40 में इसका मेंशन है। लेकिन हमें ये भी पता है कि डीपीएसपीज नॉन जस्टिशिएबल होते हैं एज पर आर्टिकल 37। मतलब अगर ये इम्प्लीमेंट ना हो तो भी स्टेट पर लीगली बाइंडिंग नहीं होता कि इसे एस्टैब्लिश करें। रोल ऑफ कमिटीज। लेकिन फिर भी कुछ स्टेप्स लिए गए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप था बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 का फॉर्मेशन। इस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि इंडिया में एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए ताकि लोकल गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाया जा सके। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी, जिसमें रेकमेंड किया गया था कि भारत में एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश होना चाहिए। ये सिस्टम विलेजेस से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक के गवर्नेंस को कवर करता था। फर्स्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 1959। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सबसे पहली बार राजस्थान में एस्टैब्लिश हुई थी। ये 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती के दिन नागौर डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। लेकिन उस टाइम ये मैंडेटरी नहीं था कि हर स्टेट इसे अडॉप्ट करे। अशोक मेहता कमेटी 1977। बाद में अशोक मेहता कमेटी बनी, जिसने रेकमेंड किया कि 3 टियर के बजाय एक 2 टियर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। मतलब डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर ही इफेक्टिव गवर्नेंस हो। GV राव कमेटी। फिर GV राव कमेटी बनी, जिसका मेन काम था रिव्यू करना कि पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम कर रही हैं। इस कमेटी ने रूरल डेवलपमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया। LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी ने रेकमेंड किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये रेकमेंडेशन आगे चलकर 73rd अमेंडमेंट के लिए एक बेस बना। गर्गिल कमेटी 1986। 1986 में एक और ऑर्डर के तहत गर्गिल कमेटी बनाई गई थी, जिसका फोकस भी पंचायती राज को स्ट्रेंथन करने पर था। लेकिन इससे पहले हमें याद रखना चाहिए कि सबसे पहला रेकमेंडेशन बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था, जिसमें 3 टियर सिस्टम की बात हुई थी। अशोक मेहता और LM सिंघवी कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात की थी, जबकि LM सिंघवी कमेटी ने रेकमेंड किया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये दोनों रेकमेंडेशंस ने फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए बेस तैयार किया। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। फिर आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये अमेंडमेंट एक हिस्टोरिक स्टेप था, जिसमें बलवंत राय मेहता के रेकमेंडेशंस को लीगली एनफोर्स किया गया। इसके अंडर 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया गया सभी स्टेट्स के लिए। पार्ट 9 और आर्टिकल्स 243 टू 243O। इस अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ऐड किया गया। इस पार्ट में आर्टिकल्स 243 से लेकर 243O तक डील करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के प्रोविजंस को। 11th शेड्यूल और फंक्शनल आइटम्स। 73rd अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में एक 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया। इसमें टोटल 29 फंक्शनल आइटम्स हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के काम को डिफाइन करते हैं। एनफोर्समेंट और पंचायती राज दिवस। ये अमेंडमेंट 24 अप्रैल 1993 को फुली एनफोर्स हुआ। इसी वजह से हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जब ये अमेंडमेंट पास हुआ था, उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव थे। आर्टिकल 243 ग्राम सभा। आर्टिकल 243 ग्राम सभा को डिफाइन करता है। ग्राम सभा एक ऐसी बॉडी है जो उन लोगों से बनी होती है जिनके नाम उस गांव के इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब जितने भी लोग गांव
के वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। डेफिनेशंस अंडर आर्टिकल 243। इस आर्टिकल में सिर्फ ग्राम सभा ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट, इंटरमीडिएट लेवल पंचायत, पंचायत एरिया, पॉपुलेशन और विलेज को भी डिफाइन किया गया है। लेकिन इन डेफिनेशंस को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राम सभा के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 243A पावर्स ऑफ ग्राम सभा। आर्टिकल 243A स्पेसिफिकली ग्राम सभा के पावर्स के बारे में बात करता है। ग्राम सभा के पास वही पावर्स होंगी जो स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ के थ्रू डिसाइड करेगी। मतलब पार्लियामेंट डायरेक्टली इन छोटी छोटी लोकल लेवल चीजों को डिसाइड नहीं करेगा बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर किया गया है। आर्टिकल 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स। आर्टिकल 243B कहता है कि हर स्टेट में पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होगा विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। मतलब एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होगा। विलेज लेवल ग्राम पंचायत, ब्लॉक या इंटरमीडिएट लेवल पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद। एक्सेप्शंस इन पंचायत्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जहां पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही पंचायती राज नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं है। ये सिस्टम असम और मणिपुर के सिर्फ 6th शेड्यूल्ड एरियाज में एप्लीकेबल है, पूरे स्टेट में नहीं। आर्टिकल 243C कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत्स। आर्टिकल 243C कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत्स के बारे में है। इसके अकॉर्डिंग पंचायत की सारी सीट्स डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू फिल की जाएंगी। विलेज लेवल पर चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा ये स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ के थ्रू डिसाइड करेगी। आर्टिकल 243D रिजर्वेशन इन पंचायत्स। आर्टिकल 243D रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। इसे याद रखने के लिए डी को दलित से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और विमेन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। एससीज और एसटीज के लिए सीट्स उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्व की जाती हैं। साथ ही 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व करना मैंडेटरी है। मतलब टोटल सीट्स का 1/3 हिस्सा विमेन के लिए होगा। आर्टिकल 243E ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स। आर्टिकल 243E पंचायत के ड्यूरेशन को डिफाइन करता है। ई को याद रखने के लिए ई फॉर 5th सोच सकते हो क्योंकि पंचायत का टेन्योर 5 साल का होता है। अगर पंचायत अपना पूरा 5 साल कंप्लीट करने से पहले डिसॉल्व हो जाए तो नई बनने वाला पंचायत सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए ही चलेगा। जैसे अगर पंचायत 2024 में बना और 2029 तक चलना था लेकिन 2027 में डिसॉल्व हो गया तो नया पंचायत सिर्फ 2 साल के लिए ही चलेगा, फुल 5 साल के लिए नहीं। आर्टिकल 243F डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। आर्टिकल 243F डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स डिफाइन करता है। F को याद रखने के लिए F और फेल कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी लॉ के अंडर डिस्क्वालिफाइड हो जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है तो वो पंचायत के लिए मेंबर बनने के लायक नहीं होगा। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स हर स्टेट के लॉ डिसाइड करते हैं। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पंचायत इलेक्शंस लड़ने की मिनिमम एज 21 साल है, 25 नहीं। इसका मतलब कोई व्यक्ति सिर्फ इस वजह से डिस्क्वालिफाइड नहीं हो सकता क्योंकि उसकी एज 25 से कम है। इलेक्शन ऑफ पंचायत मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स। आर्टिकल कहता है कि पंचायत के सभी सीट्स डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू भरे जाएंगे, लेकिन जो चेयरपर्सन होगा उसका सिलेक्शन अलग तरीके से होगा। विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चेयरपर्सन बनेगा, लेकिन उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी। ये पूरा डिसीजन स्टेट लेजिस्लेचर के हाथ में होता है। आर्टिकल 243D रिजर्वेशन इन पंचायत्स। 243D में रिजर्वेशन का जिक्र है। इसे याद रखने के लिए डी फॉर दलित कनेक्ट कर सकते हो। रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और विमेन को दिया गया है। एससीज और एसटीज के लिए सीट्स उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्व होंगी। साथ ही टोटल सीट्स का एटलीस्ट 1/3 हिस्सा विमेन के लिए रिजर्व करना कंपलसरी है। आर्टिकल 243E ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स। 243E पंचायत के ड्यूरेशन को डिफाइन करता है। इसे याद रखने के लिए E फॉर 5 कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि पंचायत का टेन्योर 5 साल का होता है। अगर पंचायत अपने 5 साल के टेन्योर से पहले डिसॉल्व हो जाता है तो नए बनने वाले पंचायत का टेन्योर सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए ही होगा। एग्जाम्पल, अगर पंचायत 2024 में बना और 2029 तक चलना था लेकिन 2027 में डिसॉल्व हो गया तो नया पंचायत सिर्फ 2 साल के लिए चलेगा। आर्टिकल 243F डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। 243F डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स बताता है। इसे याद रखने के लिए F फॉर फेल कनेक्ट कर लो।
अगर कोई व्यक्ति किसी भी लॉ के अंडर डिस्क्वालिफाइड है जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है तो वो पंचायत का मेंबर बनने के लायक नहीं होगा। हर स्टेट अपना अलग लॉ बना सकती है डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स डिसाइड करने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी लिखी गई है कि मिनिमम एज पंचायत इलेक्शंस लड़ने की 21 साल है, 25 नहीं। मतलब कोई व्यक्ति सिर्फ इस वजह से डिस्क्वालिफाइड नहीं हो सकता क्योंकि उसकी एज 25 से कम है। PESA एक्ट 1996 पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। PESA एक्ट 1996 का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। इसके थ्रू पार्ट 9 के प्रोविजंस शेड्यूल्ड एरियाज में भी अप्लाई किए गए, लेकिन विद मॉडिफिकेशंस। मतलब ये प्रोविजंस एज इट इज लागू नहीं किए गए। ये इसलिए किया गया ताकि ट्राइबल्स को ज्यादा ऑटोनॉमी मिल सके, खासकर उनके नेचुरल रिसोर्सेज जैसे फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट पर। शेड्यूल्ड एरियाज के लिए ये सिस्टम फ्लेक्सिबल रखा गया, जहां वो अपनी मर्जी के हिसाब से अपने रिसोर्सेज मैनेज कर सकें। रिजर्वेशन का सिस्टम भी यहाँ स्पेशल है। मेंबरशिप लेवल पर 50% सीट्स और चेयरपर्सन लेवल पर 100% सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड हैं। नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी। अब बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटी, जिसे हम नगर पालिका भी कहते हैं। ये पार्ट 9A में आता है, जबकि पंचायत पार्ट 9 में आता है। पंचायत के आर्टिकल 243 से 243O तक होते हैं और म्यूनिसिपैलिटी के लिए आर्टिकल्स 243P से 243Z तक होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम मेनली अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज के लिए बनाया गया था। 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 पास किया गया। इसी अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट 9A ऐड हुआ और साथ ही 12th शेड्यूल भी ऐड किया गया, जिसमें 18 फंक्शनल आइटम्स दिए गए। पंचायत के लिए 11th शेड्यूल था, जिसमें 29 फंक्शनल आइटम्स थे। मतलब 73rd और 74th अमेंडमेंट्स एक साथ लाए गए थे। एक रूरल लोकल गवर्नेंस के लिए पंचायत और दूसरा अर्बन लोकल गवर्नेंस के लिए म्यूनिसिपैलिटी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। सबसे पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में मद्रास, चेन्नई में 1687-88 में इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में लॉर्ड मेयो ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया। इस वजह से मेयो को फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूछा जाए तो उसका क्रेडिट लॉर्ड रिपन को जाता है। 1882 में रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। रिपन ने और भी इम्पोर्टेंट काम किए, जैसे इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस करना, हंटर एजुकेशन कमीशन बनानी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रिपील करना और आर्म्स एक्ट को भी खत्म करना। इस वजह से इंडियन रिफॉर्म्स के लिए रिपन काफी पॉजिटिव माना जाता है। टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। इंडिया में म्यूनिसिपैलिटीज के 8 टाइप्स होते हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, टाउन एरिया कमिटी, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी। ये 8 तरह की म्यूनिसिपल बॉडीज होती हैं, लेकिन इनका क्लासिफिकेशन आगे चलकर 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जो पॉपुलेशन और एरिया के बेसिस पर डिसाइड होता है। अर्बन गवर्नमेंट्स एंड देयर टाइप्स। अर्बन गवर्नमेंट्स मतलब सिटीज में जो लोकल गवर्नमेंट्स बनती हैं, उनके 8 टाइप्स होते हैं। ये अलग अलग अर्बन नीड्स के हिसाब से बनाए जाते हैं। जैसे पोर्ट एरियाज में पोर्ट ट्रस्ट्स बनते हैं, जैसे अदानी पोर्ट, मोर्मुगांव पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट और चेन्नई पोर्ट। इनका पर्पस होता है पोर्ट के आसपास रहने वाले और काम करने वाले लोगों के लिए रूल्स और गवर्नेंस का सिस्टम तैयार करना। इसी तरह कुछ जगह पर स्पेशल पर्पस एजेंसीज बनाई जाती हैं, जो स्पेसिफिक काम के लिए होती हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स मिलिट्री एरियाज के लिए बनते हैं, जहां मेनली डिफेंस पर्सनल रहते हैं। लेकिन जो जनरल सिविलियंस होते हैं, उनके लिए म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का सेटअप होता है। 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज 3 टाइप्स की होती हैं: नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर पंचायत उन एरियाज में बनती है जो ट्रांजिशनल होते हैं, यानी जो रूरल से अर्बन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, मतलब सेमी अर्बन। म्यूनिसिपल काउंसिल एक छोटे अर्बन एरिया के लिए होती है, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों के लिए होती है। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जैसे 73rd अमेंडमेंट ने पार्ट 9 पंचायती राज और 74th अमेंडमेंट ने पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज ऐड किया था, वैसे ही 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से पार्ट 9B ऐड किया गया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। इसमें आर्टिकल्स 243ZH से 243ZT तक दिए गए हैं। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स 10, 11, 12।
पार्ट 10 में शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के प्रोविजंस दिए गए हैं। पार्ट 11 में यूनियन और स्टेट के रिलेशंस कवर किए गए हैं। पार्ट 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। टोटल आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन के 25 पार्ट्स हैं, जबकि ओरिजिनली सिर्फ 22 पार्ट्स थे। पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज के लिए है और हमने अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक सिस्टमैटिकली कवर कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में भेजो। एसएससी प्रेप के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में मिलते हैं।